चुन ली गई। नितिन नवीन की नई टीम में कुल 67 पदाधिकारियों के नाम शामिल हैं। संगठन में कई बड़े फेरबदल भी किए गए हैं। कई पुराने अनुभवी चेहरों को नई जिम्मेदारी के साथ संगठन में वापस लाया गया है, तो वहीं कई नए चेहरों पर बड़ा भरोसा जताया गया। लेकिन इस लिस्ट में 5 नाम सबसे ज्यादा चर्चा में हैं। पहला नाम राम माधव का रहा। राम माधव की संगठन में दमदार वापसी हुई है। उन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। स्मृति ईरानी को राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। पीयूष गोयल को राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं दीपक म्हस्के को बीजेपी आईटी सेल का हेड बनाया गया है और रूप कुमारी चौधरी को महिला मोर्चा का अध्यक्ष। तो चलिए बात करते हैं राम माधव की। बीजेपी की सक्रिय सांगठनिक राजनीति से वो सितंबर 2020 में बाहर हो गए थे। इससे पहले 2014 से 2020 तक राम माधव बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव जैसे रसूखदार और पावरफुल पद संभाल रहे थे। यानी वो करीब 7 साल तक बीजेपी में सुपर एक्टिव रह चुके हैं, जबकि पिछले 6 साल से टोटली इनएक्टिव थे। लेकिन जब उन्होंने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनकर बीजेपी की टॉप कोर टीम में दमदार वापसी की, अगला महत्वपूर्ण नाम स्मृति ईरानी का है। 2024 में लोकसभा चुनाव हारने के बाद स्मृति चुनावी राजनीति से भी दूर हो गई थी। उनके पास संगठन में भी कोई पद नहीं था, ना कोई काम, और 2 साल से वो साइलेंट मोड पर थी। टीवी की दुनिया में भी लौट गई थी। लेकिन यूपी चुनाव से 1 साल पहले उनकी वापसी को 2027 के लिए एक बड़ी तैनाती के तौर पर देखा जा रहा है। इसी के साथ पार्टी ने अपने जमीनी कार्यकर्ताओं को यह संदेश भी दिया है कि चुनाव हारने का मतलब राजनीतिक अंत नहीं होता। पार्टी अपने मजबूत पॉलिटिकल एसेट्स यानी कि राजनीतिक संपत्तियों को सही वक्त पर सही जगह इस्तेमाल करती है। और इसी तरह केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल मोदी सरकार के 9 रत्नों में से एक माने जाते हैं। भरोसेमंद हैं, संकट मोचक रह चुके हैं और परफॉर्मिंग मंत्रियों में उनकी गिनती भी होती है। इसीलिए अब संगठन में भी चुनाव समेत सभी तरह के फंड का बेहतरीन मैनेजमेंट करने के लिए उन्हें नियुक्त किया गया है। बीजेपी ने अपने आईटी सेल के हेड अमित मालवीय को हटाकर अब दीपक म्हस्के को कमान सौंप दी है। दीपक म्हस्के केमिस्ट्री के प्रोफेसर हैं, डेटा एनालिसिस के एक्सपर्ट माने जाते हैं। सोशल मीडिया पर डेटा एनालिसिस का खेल तो पूरी तरीके से एक चुनावी गेम पलटने में काबिल होता है। नितिन नवीन के साथ मिलकर उन्होंने अपनी ये काबिलियत छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में दिखाई भी थी और वहीं से वो पार्टी की नजर में आए। जबकि छत्तीसगढ़ से सांसद रूप कुमारी चौधरी आरएसएस बैकग्राउंड से आती हैं और पूर्व सीएम रमन सिंह की बेहद करीबी मानी जाती हैं। तो उनका चुनाव आधी आबादी के बीच बीजेपी की वैचारिक पैठ बढ़ाने की सोची समझी रणनीति के तौर पर भी देखा जा रहा है। यानी देखा जाए तो नितिन नवीन की नई टीम एक पूरी तरीके से इंटरपर्सनल पॉलिटिक्स यानी व्यक्ति केंद्रित राजनीति कम और संगठन सर्वोपरि वाली सोच पर ज्यादा आधारित है, जिसमें इन बातों का ध्यान रखा गया है। आरएसएस और संगठन का मुख्य ढांचा बरकरार रखा गया है। पुराने अनुभवी नेताओं की वापसी भी हुई है। हाई प्रोफाइल नेताओं को नई जिम्मेदारियों के साथ ही 2027 और 2029 की तैयारी का टास्क दिया गया है। नई टीम में जातिगत समीकरण और क्षेत्रीय समीकरण का पूरा ख्याल रखा गया है। मीडिया और सोशल मीडिया की टीम पर भी पूरा फोकस रहा। जेन जी को ध्यान में रखा गया और इसीलिए आईटी हेड का नया नेतृत्व चुना गया। नए तरीके से अल्पसंख्यकों तक पहुंच बनाने की कोशिश भी की गई है। नई टीम के गठन में सेल, कैडर और राज्यों के प्रतिनिधित्व पर जोर दिया गया है। तो नितिन नवीन को अपनी नई टीम से उम्मीद है कि वो पार्टी को और ज्यादा मजबूत बनाएंगे। उन्होंने बधाई भी दिया और लिखा कि मुझे पूरा विश्वास है कि टीम के सभी सदस्य कार्यकर्ता भाव से संगठन को और ज्यादा सशक्त बनाते हुए विकसित भारत के संकल्प और राष्ट्र सेवा के ध्येय को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। जबकि पीएम मोदी के बधाई संदेश से ये लगा कि नितिन नवीन की नई टीम का चुनाव जमीनी अनुभव और पार्टी के प्रति संपूर्ण समर्पण के पैमाने पर किया गया है। प्रधानमंत्री ने लिखा कि इस ऊर्जावान टीम के पास जहां संगठन का भरपूर अनुभव है, वहीं जमीनी जुड़ाव भी है।
हमारे ये साथी पूरे समर्पित भाव से पार्टी को मजबूत करने के साथ ही जन कल्याण के कार्यों को आगे बढ़ाएंगे। यानी बीजेपी की नई नेशनल टीम के गठन का मकसद चुनाव के साथ ही पार्टी को और ज्यादा मजबूत बनाना भी है। इस बात को आप नई टीम में राज्यवार नेताओं की संख्या देखकर समझ सकते हैं। तो चलिए आपको ये संख्या भी एक बार हम अच्छे से विस्तार से बता देते हैं। दिल्ली से देखिए 10 सदस्यों को आज संगठन में जगह मिली है। और ध्यान से सुनिए, ध्यान रहे कि आने वाले वक्त में किन किन राज्यों में चुनाव भी होने हैं और इन राज्यों के आंकड़े से क्या साबित होता है। उत्तर प्रदेश से 8 सदस्यों को चुना गया है। मध्य प्रदेश की बात करें तो 6 नाम जो एमपी से बिलोंग करते हैं वो अब संगठन में पद संभालेंगे। महाराष्ट्र से 5, राजस्थान, उत्तराखंड और गुजरात तीनों राज्यों से 4-4 सदस्यों को संगठन में जगह मिली है। वहीं बिहार से 3, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल, केरलम और हरियाणा से 2-2 सदस्य चुने गए हैं, जबकि कर्नाटक, त्रिपुरा, झारखंड, नागालैंड, तमिलनाडु, असम और चंडीगढ़ से 1-1 सदस्य चुने गए हैं। समझिए, यानी बीजेपी ने 22 राज्यों के नेताओं को 22 राज्यों के नेताओं को अपनी नेशनल टीम में प्रतिनिधित्व देकर क्षेत्रीय समीकरण को बाकायदा साधने की कोशिश की है। लेकिन आपको यह देखकर भी हैरानी होगी कि बीजेपी ने चुनाव से ज्यादा संगठन को मजबूत करने पर ध्यान दिया है। नई टीम में दिल्ली से 10 सदस्य हैं, यूपी से सिर्फ 8 सदस्य चुने गए हैं, जबकि दिल्ली में इसी साल चुनाव हो चुका है और यूपी में अगले साल चुनाव होना है। लिहाजा बीजेपी की नेशनल टीम में यूपी से सदस्यों की संख्या दिल्ली से ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन बीजेपी ने इस टीम को गठित करते समय चुनाव के साथ साथ सरकार और संगठन के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की है। आप देखिए और समझिए। देखिए, यूपी से केंद्र में प्रधानमंत्री समेत 10 मंत्री हैं, जबकि बीजेपी की जो नई नेशनल टीम है उसमें 8 सदस्य हैं और यही सत्ता और सरकार के बीच प्रतिनिधित्व का संतुलन बिठाने का काम होता है। जबकि दिल्ली से सबसे ज्यादा 10 सदस्यों को चुने जाने का मतलब दिल्ली की स्थानीय राजनीति को चमकाना बिल्कुल नहीं है। इस बार पार्टी का ध्यान पूरी तरह से डेटा एनालिसिस, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, नैरेटिव बिल्डिंग और एआई का बेहतरीन उपयोग करने पर होगा। दिल्ली में बीजेपी का हेडक्वार्टर है, जहां बैठकर पार्टी के ये 10 वरिष्ठ रणनीतिकार पूरे देश और खासकर यूपी की ग्राउंड रिपोर्ट को हर मिनट ट्रैक कर सकेंगे। बूथ और पन्ना प्रमुख का मैनेजमेंट, जो बीजेपी की जीत की सबसे बड़ी वजह रहा है, उसे भी पार्टी हेडक्वार्टर में बैठकर 24 घंटे मॉनिटर किया जाएगा। तो देखिए, मोदी सरकार ने कैसे हर फैक्टर को साधने की कोशिश की और साथ ही महिला आरक्षण को लेकर जिस तरह से मुखर रहे, उसके बाद इंतजार इस बात का भी था कि नितिन नवीन की इस नवीन टीम में महिलाएं कितनी होंगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2023 में महिला आरक्षण विधेयक पास होने के बाद लगातार 2029 के लोकसभा चुनाव में इसे लागू करने पर जोर दिया है। हालांकि वक्त पर जनगणना नहीं होने और संविधान संशोधन विधेयक संसद में पारित नहीं होने के कारण मामला अभी भी अटका हुआ है, लेकिन 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से भी प्रधानमंत्री ने एक बार फिर महिला आरक्षण पर अपने इरादे साफ किए और सवाल था कि जो पीएम बोल रहे हैं उनकी पार्टी उसे किस हद तक पूरा खुद कर पाएगी। तो बीजेपी में राष्ट्रीय अध्यक्ष के बाद सबसे बड़ा पद होता है राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का। नितिन नवीन ने अपनी टीम में 13 उपाध्यक्ष नियुक्त किए हैं, जिसमें से 6 महिलाएं हैं। आप समझ रहे हैं कि अगर टोटल 13 उपाध्यक्ष हैं तो इसमें लगभग आधे तो महिला उपाध्यक्ष हैं, यानी कि 6, और एग्जैक्ट आंकड़ा बताऊं आपको तो 45% महिला हिस्सेदारी को दी गई है। और अगर पूरी टीम की बात कर लें तो 18% महिलाओं ने नितिन नवीन की टीम में
जगह पाई है। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री रही वसुंधरा राजे सिंधिया को भी एक बार फिर बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। उन्हें पार्टी में उपाध्यक्ष पद सौंपा गया है। स्मृति ईरानी को भी संगठन में महासचिव का पद दिया गया है। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश से 3 और महाराष्ट्र से 2 महिलाओं को टीम में जगह मिली है। जिन महिलाओं को जगह मिली है उनमें से 10 तो प्रोफेशनल्स हैं जो अपने काम के क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धियां भी हासिल कर चुकी हैं। महिलाओं की भागीदारी बढ़ाकर बीजेपी महिला आरक्षण लागू होने पर महिला नेताओं की पूरी टीम खड़ा करने की दिशा में भी आगे बढ़ रही है। हालांकि सोचिए 33% यानी कि 33% हिस्सेदारी के हिसाब से भागीदारी अभी भी कम है, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियों में महिलाओं की हिस्सेदारी लगभग बराबर है। तो नितिन नवीन की नई टीम में निरंतरता के साथ साथ परिवर्तन का संतुलन भी रखने की कोशिश की गई। टीम की गठन 2029 के चुनाव की जरूरतों को ध्यान में रखकर किया गया। नई टीम में 40 से कम उम्र के 6 सदस्य हैं, 40 से 49 की उम्र के 15 सदस्य हैं और 50 से 59 के बीच के 21 सदस्य राष्ट्रीय टीम में शामिल किए गए हैं। लंबे समय से एबीवीपी कार्यकर्ता रहे विनोद तावड़े को उनके कुशल सांगठनिक क्षमता के लिए एक बार फिर से महामंत्री बनाया गया है। वहीं पश्चिम बंगाल में भारी विजय दिलाने वाले सुनील बंसल को दोबारा महामंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं आदिवासी समाज के गजेंद्र पटेल को महामंत्री की जिम्मेदारी मिली है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और प्रखर वक्ता रही स्मृति ईरानी को महामंत्री के रूप में वापस लाया गया है। संघ के प्रचारक रहे लेखक चिंतक राम माधव की उपाध्यक्ष के रूप में एक बार फिर वापसी हो रही है या वापसी हो चुकी है। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद युवा नेत्री संगीता यादव भी राष्ट्रीय सचिव बनाई गई हैं। उत्तर पूर्व से युवा नेता मृगांक बर्मन राष्ट्रीय सचिव बनाए गए हैं और 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों को भी भाजपा की इस राष्ट्रीय टीम में शामिल किया गया है। तो ऐसे में ये 3 नाम कौन से हैं ये भी जान लीजिए। देखिए, पहला नाम है वसुंधरा राजे सिंधिया का और फिर तीरथ सिंह रावत और बिप्लब देव। इसके अलावा बीजेपी की राष्ट्रीय टीम में समाज के लगभग सभी वर्गों, सभी क्षेत्रों को उचित प्रतिनिधित्व दिया गया है। आप समझिए, चुनावी राज्य उत्तर प्रदेश से आने वाले हरीश द्विवेदी राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए हैं। करीब 40+ सदस्य जो हैं वो वंचित समाज से हैं। वहीं नागालैंड से राज्यसभा सांसद फांगनोन कोन्याक को राष्ट्रीय सचिव की जिम्मेदारी दी गई है। आंध्र प्रदेश से डी पुरंदेश्वरी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाई गई हैं और तमिलनाडु के एम वेंकटेशन राष्ट्रीय सचिव बनाए गए हैं।